नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने की संयुक्त यूपी में निकट भविष्य में कंप्रेस्ड बायोगैस के 100 से अधिक प्लांट लगने वाले हैं। आज बदायूं से इसकी शुरुआत हो रही है और इस सिलसिले में शनिवार की सुबह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने बताया कि आज जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्रों का शिलान्यास भी किया जाएगा। सीएम योगी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के फायदे गिनाते हुए कहा कि इससे स्मोक और पैराली जैसी समस्याओं के समाधान के साथ साथ किसानों को आमदनी बढ़ाने का भी मार्ग प्रशस्त होगा। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, आज बदायूं में जिस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है उसकी विशेषता है कि ये प्लांट प्रतिदिन 14 टन बायोगैस का उत्पादन करेगा। आने वाले समय में यूपी में 100 और ऐसे बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी ने यूपी में पिछले 7 सालों में हुए विकास की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक जमाने में लोग यूपी को बीमारू राज्यों में शुमार करते थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के एक नए प्लांट उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र जो भारत सरकार की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों के माध्यम से स्थापित की जाएंगे, उनका शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। सहयोगी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि कितनी फुटफॉल है, तो उन्होंने बोला 5 लाख से अधिक। तो मैंने सिर्फ अपने आप को और उनसे भी कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 5 लाख से भी अधिक होगी, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक टूरिस्ट सेंटर्स हैं ये वहां पे उसके उतने तक उसे आगे पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को 19वें एशियाई व चतुर्थ पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान 189 खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही लगभग 62 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और खेल मंत्री गिरीश यादव भी शामिल हुए। एशियाई खेलों में प्रदेश के खाते में 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल आए, जबकि 16 खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। पैरा एशियाई खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जबकि 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सबसे अधिक 4.50 करोड़ रुपए की धनराशि मेरठ की एथलीट पारुल चौधरी को मिली। वहीं एशियाई खेल में गोल्ड पदक जीतने वाले वाराणसी के हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय, क्रिकेट अलीगढ़ के रिंकू सिंह, मेरठ की जेवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और आगरा की दीप्ति शर्मा, बागपत के निशानेबाज अखिल कुमार और कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन देशवाल को 3-3 करोड़ रुपए के पुरस्कार मिले। वहीं पैरा एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी एवं आईएएस अफसर सुहास एलवाई एवं जेवलिन थ्रोअर प्रवीण कुमार को भी 3-3 करोड़ मिले। राज्य सरकार की ओर से एशियाई खेल में गोल्ड मेडल विजेता को 3 करोड़, सिल्वर मेडल विजेता को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर लखनऊ में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सूचना निदेशक श्री शिशिर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने सूचना विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि अमृतकाल का दूसरा गणतंत्र दिवस है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से आजादी मिली और संविधान लागू हुआ। आज हम किसी राजा के अधीन नहीं बल्कि अपने संविधान के अधीन होकर अपने प्रदेश और देश के नागरिक हैं। नागरिक के रूप में जो हमें कर्तव्य और अधिकार मिले हैं उसे पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने सूचना विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें, जिससे कि हर एक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके और हमारा प्रदेश और अधिक खुशहाल और समृद्ध बन सके। उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित कार्मिकों को शपथ भी दिलवाई। लकड़ी के खिलौने बनाने वाले वाराणसी के शिल्पकार गोदावरी सिंह को इस साल पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। गोदावरी पिछले कई सालों से लकड़ी के खिलौने बना रहे हैं। उन्होंने लकड़ी के खिलौने उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। एक रिपोर्ट देखिए। लकड़ी के खिलौने बनाने वाले वाराणसी के शिल्पकार गोदावरी सिंह को इस साल पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। गोदावरी पिछले कई सालों से लकड़ी के खिलौने बना रहे हैं। उन्होंने लकड़ी के खिलौना उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। कल रात में मिली हमको, ये बड़ी गौरव की बात है। ये प्रसार पता चलता रहा है, एक सम्मान की बात है, बहुत बड़ा सम्मान मिला है। इसलिए हम प्रधानमंत्री अमित शाह जी को, योगी जी को बधाई देता हूँ। हमको 68 साल हो गया, हमने नया डिजाइन लिया, एक्सपोर्ट किया, इस उद्योग को मैंने बढ़ावा है। गोदावरी सिंह का पूरा परिवार उनकी उपलब्धि पर बधाई देने के लिए उनके घर पर इकट्ठा हुआ। खुशी के मारे है नमी हफ्ता। अच्छा जी, क्या पूरा परिवार खुशी है। हम्म, जब से सुना गया कि हाँ पद्मश्री के अवार्ड मिला है, इसलिए सभी खुशी है, पूरा माहौल भी खुश है। भारत सरकार ने इस साल 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान किया है। आगरा में शुक्रवार देर रात पुलिस को 2 अलग-अलग जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलियां चली। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया है और दोनों बदमाश 25,000 के नामी हैं। इन्हें उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने जब पिकेट लगाकर अभियुक्त को रोकने की कोशिश की तो इसने पुलिस टीम पर फायर किया और आत्मरक्षा फायर में अभियुक्त घायल हुआ। अभियुक्त के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पहले से चल रहा था और घायल अभियुक्त को एसएन मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के लिए एडमिट कराया गया और मौके पर फील्ड यूनिट ले जाकर मौके की पड़ताल भी की। थाना ट्रांस यमुना पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक इलीगल वेपन, कुछ राउंड्स और आला कत्ल बरामद हुआ। रायबरेली में विलुप्त प्रजाति का गिद्ध सड़क किनारे दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना के कई घंटों के बाद वन विभाग की टीम पहुंची। वहीं फॉरेस्टर ने बताया कि गिद्ध हिमालय वल्चर प्रजाति का है। ग्रामीणों ने गिद्ध को अलाप के पास रखकर राहत दिलाई। जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मीठापुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है।
बलिया से, जहां बलिया जनपद के मनियर इंटर कॉलेज में हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत 568 विवाहों में 90% फर्जीवाड़ा होने का आरोप लगा है। मनियर ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र पाठक ने बताया कि मनियर इंटर कॉलेज में हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 90% फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकारी पैसे का संबंधित अधिकारी की मिलीभगत से सरकारी पैसे का बंदरवाट किया गया है, जो सामूहिक शादी समारोह में देखने को मिला। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जो मंशा है, ठीक उस मंशे के अनुरूप के विरोध में जो भी शादी हुई वो कार्य हुआ। वो हम कल देखे 500 से कुछ अधिक जोड़े बैठे थे, जिसमें कुछ के पति नहीं थे और जो पति भी थे वो अपने वरमाला डाल रहे थे, लड़की अपने वरमाला डाल रहे थे। इससे साफ शब्दों में और साफ दिखाई दे रहा था कि ये फर्जीवाड़ा शादी हो रही है। शुक्रवार को देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं मुजफ्फरनगर में हजारों किसानों ने सड़क पर उतरकर अपने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ मार्च निकाला। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान सड़क पर उतरकर सरकार के विरुद्ध अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर किसान यात्रा निकालते हैं। आपको बता दें कि जनपद में किसानों का यह ट्रैक्टर मार्च 9 के 9 ब्लॉकों में निकाला गया। ट्रैक्टर मार्च नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कुकड़ा ब्लॉक पर जाकर समाप्त हुआ। अंतरिम बजट के साथ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चूड़ी और कांच उद्योग सरकार से उद्योग का समर्थन करने और इससे मंदी से बाहर लाने के लिए कुछ कदम उठाने की उम्मीद कर रहा है। चूड़ी व्यापारी सरकार से कारखानों को सस्ती गैस प्रदान करने का अनुरोध कर रहे हैं, ताकि वे सस्ती कीमत पर ग्लास उत्पादों का उत्पादन जारी रख सकें। MSME भुगतान को लेकर नए नियमों से उद्योगपति भी खुश नहीं है, जिससे उन्हें 35 दिनों के भीतर अपना भुगतान पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए GST कार्यान्वयन और ये एक अभिशाप रहा है, जिसने उद्योग के विकास को नीचे खींच लिया है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि अगले बजट में जो चूड़ी उद्योग धरातल पर जाता जा रहा है, जो चूड़ी उद्योग की उपेक्षा की जा रही है सरकार के द्वारा, गैस महंगी होने के कारण चूड़ी उद्योग दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है। जबकि ये चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में लगभग 2 से 3 लाख श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार देता है, जो दिन ब दिन ये रोजगार धरातल में घुसता जा रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन है, कृपया इसको रियायती दर की गैस दिलवाकर इस उद्योग को दोबारा से जीवित करने की कृपा करें। अभी सरकार द्वारा जो लेटेस्ट में MSME के जो पेमेंट है वो 45 दिन में करने के लिए बोला गया है। तो अगर उसमें MSME इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जैसे निर्यातक इकाइयाँ हैं या कोई अन्य इंडस्ट्री है, किसी का पेमेंट अगर 45 दिन में नहीं आता है तो उसको पेमेंट वो कहाँ से करेगा, नहीं करेगा तो इनकम टैक्स में जोड़ देंगे, उसकी 35% लगभग कट जाएगा उस पर पेमेंट। जब से GST आई है तब से हम लोग लगातार कांच के ऊपर जो 18% टैक्स लगा हुआ है उसको कम करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कांच का नेचर ब्रोकन नेचर होता है। ये हर रोज टूटता है घरों में और हर रोज लोग ग्राहक खरीदते हैं, तो इसको कम से कम टैक्स किया जाए, जिससे जनता को राहत मिले।
अयोध्या संतों ने ज्ञानवापी मामले पर एएसआई की रिपोर्ट का स्वागत किया है, जिसमें मंदिर के अवशेषों पर बनी मस्जिद का सुझाव दिया गया है। अयोध्या में संत काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में एएसआई की रिपोर्ट का जश्न मना रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने मुस्लिम पक्ष से मस्जिद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया ताकि मंदिर का निर्माण किया जा सके। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एएसआई के सर्वे को बहुत अच्छा करार दिया। मैं मुस्लिम पक्ष से भी ये अपील करूंगा कि जब ये एएसआई सर्वे में साबित हो गया है तो अब अपना वहां जिद को छोड़ करके न्यायपालिका का सम्मान करते हुए अब उस जगह को हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए, क्योंकि अब साफ हो गया है जिन साक्ष्यों के आधार पर अयोध्या का विवाद समाप्त हुआ है वही साक्ष्य जो है तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे में प्राप्त हो चुके हैं। मंदिर तो था ही, उसको वो मंदिर के साक्ष्य मिले हैं तो कोई गलत नहीं है। और इन लोग क्यों विरोध करते थे? इसीलिए विरोध करते थे मुस्लिम पक्ष कि ऐसा जब साक्ष्य मिल जाएगा तो इस ज्ञानवापी को हमको छोड़ना पड़ेगा मस्जिद को। और हमारे जोगी जी ने कहा कि मस्जिद नहीं कहो, ज्ञानवापी मंदिर कहो, और इसमें विवाद बढ़ेगा। इसलिए जो सर्वे हुआ है, जिसका साक्ष्य हुआ है, जिसका प्रत्यक्ष आया है, वो बहुत ही अच्छी बात है, हिंदुओं के पक्ष में आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी और इस तरह लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली वे देश की दूसरी वित्त मंत्री बन जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसके पहले लगातार 6 बार बजट पेश किया था। एक रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 6ठा बजट पेश करने जा रही हैं। ये रिकॉर्ड होगा। इसमें 5 सालाना बजट और इस बार पेश होने वाला अंतरिम बजट शामिल है। उनसे पहले सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1959 से 1964 के बीच वित्त मंत्री के रूप में लगातार 6 बार बजट पेश किया था। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के साथ निर्मला सीतारमण पहले के सभी वित्त मंत्रियों जैसे मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। इन नेताओं ने लगातार 5 बजट पेश किए हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री के अंतरिम बजट से मौजूदा सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने तक कुछ धन खर्च करने का अधिकार मिल जाएगा। 116 is the votes on account which is normally used if the budget requires there are certain period where the budget is required to be passed or everything is to be done. So government needs money, so they would want to have certain amount of money. आगामी लोकसभा चुनाव की वजह से अंतरिम बजट में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं हो सकता है। पिछले महीने सीतारमण ने अंतरिम बजट में किसी भी शानदार घोषणा से इनकार करते हुए कहा था कि ये आम चुनाव से पहले सिर्फ वोट ऑन अकाउंट होगा। वोट ऑन अकाउंट पर संसद से मंजूरी मिलने के बाद मौजूदा सरकार अप्रैल से जुलाई में होने वाले खर्चों के लिए पैसे निकाल सकेगी। As we happened in the last election year, the government did come up with small policy changes, some rates, some benefit to be given to individual taxpayer. That's a completely prerogative of the government to decide what is the priority item, and then it cannot wait for 4 months' time. संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद जून के आसपास नई सरकार बनेगी। नई सरकार जुलाई में पूरा बजट पेश करेगी। निर्मला सीतारमण दूसरी महिला हैं जो केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1970-71 का बजट पेश किया था। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।